हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी फीड। पॉलिटी क्विक रिवीजन हम कंप्लीट कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है पार्लियामेंट पार्ट 2। पार्लियामेंट से एज एन एवरेज 3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में। हम पार्लियामेंट को 3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। पार्ट सेकंड दिस वन एंड पार्ट 3 कल अपडेट हो जाएगा। ये टॉपिक हम विजन आईएएस के क्विक रिवीजन मॉड्यूल से कंप्लीट कर रहे हैं और अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप विजन आईएएस की ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी हाईलाइटेड पीडीएफ चाहिए तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इफ यू टॉक अबाउट टुडेज टॉपिक, सबसे पहले हम कवर करेंगे कि संसद में एक दिन कैसे चलता है। क्वेश्चन आवर, जीरो आवर और मोशंस जैसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट्स कवर करेंगे। उसके बाद सेकंड टॉपिक है लेजिस्लेटिव प्रोसेस, जहां पे पब्लिक और प्राइवेट बिल में क्या अंतर है, मनी बिल, फाइनेंस बिल और ज्वाइंट सिटिंग को भी समझेंगे। एंड फाइनली आएगा बजट, पार्लियामेंट में बजट पास होने का पूरा प्रोसेस और उसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग विद फर्स्ट टॉपिक, ए डे इन पार्लियामेंट। सबसे पहले आता है क्वेश्चन आवर, जो कि सुबह 11 से लेके 12 बजे तक होता है। फ्रॉम 12 नून टू 1 PM होता है जीरो आवर। इसके बाद लंच ब्रेक है फॉर 1 आवर। उसके बाद जो हमारी लोकसभा का टाइमिंग है वो होता है टिल 6 PM एंड राज्यसभा का टिल 5 PM। यहाँ पे हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव बिजनेस की, जो हाफ एन आवर डिस्कशंस होते हैं उनकी, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशंस की। और जो फ्राइडे है वहाँ पे लास्ट 2.5 आवर्स रिजर्व होते हैं प्राइवेट मेंबर बिजनेसेस के। तो प्राइवेट मेंबर कौन होते हैं? प्राइवेट मेंबर्स आर द पर्सन हु आर नॉट ministers, means they are not part of executive, they are only the legislature. Let us start with the first one, that is क्वेश्चन आवर। तो क्वेश्चन आवर पहले 1 घंटे में होता है। उस ये मेंशन होता है रूल्स ऑफ प्रोसीजर में। यहाँ पे जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के वो क्वेश्चंस पूछते हैं मोस्टली मिनिस्टर्स से, और मिनिस्टर्स उनका आंसर देते हैं। इन एडिशन टू द मिनिस्टर्स क्वेश्चन प्राइवेट मेंबर्स से भी पूछा जाता है, बट दैट इज नॉट दैट कॉमन। नेक्स्ट इज देयर आर 3 काइंड ऑफ क्वेश्चंस। पहला आता है स्टार्ड क्वेश्चन, दूसरा आता है अनस्टार्ड क्वेश्चन, थर्ड इज शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। स्टार्ड क्वेश्चन का मतलब है कि यहाँ पे आस्ट्रिक गिवन होता है। इन क्वेश्चंस का आंसर ओरली दिया जाता है और यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी अलाउड है। इन्हें 15 डेज इन एडवांस सबमिट करना होता है और एक दिन में केवल 20 क्वेश्चन ही पिक किए जाते हैं। और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं दे आर सबमिटेड इन एडवांस इन 15 डेज सिमिलरली एज द स्टार्ड वन। लेकिन इनका जो आंसर है वो रिटर्न दिया जाता है, इनका ओरल आंसर नहीं दिया जाता। और यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते हैं। अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमें 10 दिन से कम के नोटिस में उसे पूछना है तो उसे हम शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन वाली कैटेगरी में रखते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिशन होता है स्पीकर का कि वो एडमिट करेंगे या नहीं करेंगे उस क्वेश्चन को। ये इनका आंसर भी ओरली ही दिया जाता है और यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी अलाउड हैं बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चंस टू प्राइवेट मेंबर्स, दे आर रेयरली आस्क्ड। आफ्टर क्वेश्चन आवर्स हियर कम्स जीरो आवर। ये एक इंडिया का इनोवेशन है जो कि 1962 से इंडिया में फॉलो हो रहा है। ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं है। यहाँ पे इनफॉर्मल डिवाइस अवेलेबल होते हैं एमपीज के पास टू रेज द मैटर दैट आर अर्जेंट। इनके लिए कोई प्रायर नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे एमपीज सेम डे 10 बजे से पहले स्पीकर को बताते हैं और ये जस्ट आफ्टर क्वेश्चन आवर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ स्पीकर डिसाइड करते हैं कि इस मैटर को अलाउ किया जाए या नहीं किया जाए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मोशंस की। देखो, जो हाउस है दैट इज पार्लियामेंट, वो अपने डिसीजंस या फिर ओपिनियंस को कैसे बताता है? एडोप्ट या फिर रिजेक्ट करके मोशंस को, कि अलग अलग टाइप के मोशंस आते हैं। अगर वो मोशन एडोप्ट हो जाएगा या फिर अगर वो मोशन रिजेक्ट हो जाएगा, उसी से पता चलेगा कि जो कंप्लीट हाउस है उसका क्या डिसीजन है। और ये भी दिया जाता है आफ्टर द कंसेंट ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर। नेक्स्ट, कमिंग टू द 3 प्रिंसिपल कैटेगरीज ऑफ मोशन। फर्स्ट इज सब्सटेंशिव मोशन, सेकंड इज सब्स्टिट्यूट मोशन एंड थर्ड वन इज सब्सिडियरी मोशन। सब्सटेंशिव मोशन होता है इंडिपेंडेंट प्रपोजल ऑन ए वेरी इंपॉर्टेंट मैटर, जैसे कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। देखो, सब्सटीट्यूट का क्या मीनिंग होता है? सब्सटीट्यूट मीन्स कि एक को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसकी जगह कुछ दूसरा, जैसे चाय की जगह हम कॉफ़ी पी रहे हैं तो कॉफ़ी इज सब्सटीट्यूट ऑफ टी। इन सिमिलर वे सब्सटीट्यूट मोशन जो होता है दैट इज इन द सब्सटीट्यूशन ऑफ द ओरिजिनल मोशन,
यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव प्रपोजल दिया जाता है। एंड सब्सिडरी मोशन का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता, बिकॉज दैट इज सब्सिडरी। यहाँ पे रेफर किया जाता है द ओरिजिनल मोशन जिसका ये सब्सिडरी है। अमेंडमेंट मीन्स कि हमें जो मोशन है उसको या तो मॉडिफाई करना है या फिर उसका कोई सब्स्टिट्यूट लेके आना है। देखो, सुपरसीड का क्या मतलब होता है कि जब एक चीज की बजाय हम दूसरे को प्रायोरिटी दें। यही होता है अगर कोई डिबेट चल रही है लेकिन कोई दूसरा इशू है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, तो उसके लिए हम सुपरसीडिंग मोशन लेकर आते हैं। एंड एंसिलरी मोशन ये रेगुलर वे ऑफ प्रोसीडिंग के लिए होता है। तो कमिंग फॉरवर्ड अभी हम बात कर लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस की। फर्स्ट वन इज क्लोजर मोशन। अगर हमें कट डाउन करना है किसी डिबेट को, तो यहाँ पे हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। जैसे कि एक हो गया कंगारू क्लोजर या फिर गुलेटिन क्लोजर। तो कंगारू क्लोजर में क्या होता है कि सिर्फ इंपॉर्टेंट क्लोजेस ही लिए जाते हैं डिबेट में। या गुलेटिन क्लोजर में अगर कुछ क्लोजेस रह गए हैं जिनका डिस्कशन नहीं हुआ है, उनको डायरेक्टली वोट के लिए डाल देते हैं, तो जो भी डिसीजन होता है और उसे मान लिया जाता है। सेकंड इज प्रिविलेज मोशन। अगर किसी मेंबर को लगता है कि किसी मिनिस्टर ने ब्रीच किया है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को, तो इन दैट केस प्रिविलेज मोशन लेके आया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉलिंग अटेंशन मोशन। अगर कोई ऐसा मैटर है जो कि अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का है और उस पर कोई अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट चाहिए, तो इन दैट केस एक मिनिस्टर के लिए कॉलिंग अटेंशन मोशन लाया जाता है। नेक्स्ट इज एडजर्न मोशन। यहाँ पे अटेंशन ड्रॉ की जाती है फॉर द कंप्लीट हाउस टू ए डेफिनेट मैटर। ये मैटर होता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो इसीलिए इसको लाने के लिए 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए। ये राज्यसभा में नहीं लाया जाता, ये सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है। यहाँ पे 2.5 आवर्स तक की ड्यूरेशन के लिए डिस्कशन हो सकता है। अगर ये लगता है कि सरकार के पास मेजोरिटी नहीं है, सो इन दैट केस नो कॉन्फिडेंस मोशन इज ब्रोट। तो उसके लिए 50 मेंबर्स का सपोर्ट होना जरूरी है इनिशियली, फिर ये मोशन आता है। यहाँ पे अगर सिंपल मेजोरिटी से ये पास हो जाता है तो लोकसभा से गवर्नमेंट को हटा दिया जाएगा, और ये वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंस मोशन। ये फ्लोर टेस्ट की सिचुएशन आ जाती है। अगर मान लो ऐसा लग रहा है कि सरकार के पास मेजोरिटी नहीं है और सरकार को पता है कि हमारे पास मेजोरिटी है, इन दैट केस वो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आते हैं। ये मतलब एक इमरजेंसी सिचुएशन ना आए इसीलिए होता है। अगर ये पास हो गया इट मीन्स गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी है। अगर ये नेगेटिव आता है तो इट मीन्स द गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड। तो देखो, ऐसा नहीं है कि अगर ये दोनों जो मोशंस हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड कॉन्फिडेंस मोशन, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन मान लो पास हो गया या फिर कॉन्फिडेंस मोशन फेल हो गया, इट डजेंट मीन कि री इलेक्शन ही होगा। वहां पे प्रेसिडेंट दूसरे जो पार्टीज हैं उनको भी मौका देंगे, अगर वो अपनी मेजोरिटी शो कर पाए। तो अगर वो अपनी मेजोरिटी शो कर पाएंगे देन देर विल नॉट बी एनी री इलेक्शन। बट इन केस दे आर ऑल्सो नॉट एबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट, इन दैट सिनेरियो री इलेक्शन इज द ओनली ऑप्शन। इंडियन प्रेसिडेंट एवरी ईयर या फिर फर्स्ट सेशन आफ्टर जनरल इलेक्शन एड्रेस करते हैं पार्लियामेंट को। वहाँ पे पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट बताते हैं पॉलिसीज प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट जो कि उन्होंने लास्ट ईयर फॉलो किए और या फिर आने वाले ईयर में वो फॉलो करेंगे। यहाँ पे ये डिस्कस होता है दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में, और यहाँ पे जो मोशन आता है उसको बोलते हैं मोशन ऑफ थैंक्स। उसकी वोटिंग होती है। अगर ये वोटिंग फेल हो जाती है इट मीन्स इट इज़ द डिफीट ऑफ गवर्नमेंट, इसलिए इसको पास होना जरूरी होता है। नेक्स्ट, दीज मोशंस आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, सो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सेंसर मोशन एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन। जो सेंसर मोशन होता है इसमें हम स्ट्रांगली बात करते हैं कि जो आप कर रहे हो दैट इज रॉन्ग। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है ये बताने के लिए कि जो रूलिंग पार्टी है उनके पास मेजोरिटी ही नहीं है। दोनों का पर्पस बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे हमें रीज़न बताना पड़ेगा क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कोई रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं है। ये किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर के
अगेंस्ट भी आ सकता है, या फिर ग्रुप ऑफ, या फिर एंटायर सीओएम के अगेंस्ट भी हो सकता है, लेकिन ये तो एंटायर सीओएम के अगेंस्ट ही होगा, क्योंकि यहाँ पे तो हम कॉन्फिडेंस की ही बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि उनकी स्पेसिफिक पॉलिसीज जो हैं सीओएम की, या उनके स्पेसिफिक एक्शंस की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे तो कंप्लीट कॉन्फिडेंस की ही बात हो रही है कि दे डू नॉट हैव द कॉन्फिडेंस इन द लोकसभा। ये अगर पास हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे सीओएम को रिजाइन करना पड़ेगा, लेकिन अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, इट मीन्स दे विल हैव टू रिजाइन, नो अदर ऑल्टरनेटिव। कमिंग फॉरवर्ड, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। अगर पार्लियामेंट में जो नॉर्मल रूल्स ऑफ प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं हो रहा है, इन दैट सिनेरियो पॉइंट ऑफ ऑर्डर लाया जाता है। ये सस्पेंड कर देता है सारी प्रोसीडिंग्स को बिफोर द हाउस। कोई भी डिबेट अलाउ नहीं होगी, एंड इट इज रिलेटेड टू द इंटरप्रिटेशन और इन्फोर्समेंट ऑफ रूल ऑफ द हाउस। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हाफ एन आवर डिस्कशन की। अगर कोई मैटर है जो सफिशिएंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, इन दैट सिनेरियो हाफ एन आवर डिस्कशन होगा उस पर। स्पीकर 3 दिन एक हफ्ते में ऐसे डिस्कशंस के लिए अलाउ करते हैं। यहाँ पे कोई फॉर्मल मोशन की ज़रूरत नहीं है, या फिर कोई वोटिंग नहीं ज़रूरत। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन की। ये डिस्कशन एट मैक्स 2 घंटे के लिए हो सकता है। ये अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस वाले मैटर्स पे होता है। स्पीकर जो हैं, दी कैन अलॉट 2 days इन ए वीक फॉर सच डिस्कशन, और यहाँ पे भी कोई फॉर्मल मोशन या वोटिंग की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज स्पेशल मेंशन। कोई ऐसा मैटर जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है या हाफ एन आवर डिस्कशन में नहीं आया, सो इट कैन बी रेज्ड अंडर स्पेशल मेंशन इन द राज्यसभा, एंड लोकसभा में नोटिस मेंशन अंडर रूल 77। नेक्स्ट, कमिंग टू द रिजोल्यूशंस। अगर हमें अटेंशन ड्रॉ करनी है या तो कंप्लीट हाउस की या फिर गवर्नमेंट की, ऐसे मैटर्स जो कि जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हैं, तो हम रिजोल्यूशन लेकर आते हैं। इसकी 3 कैटेगरी हैं। फर्स्ट इज प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन, सेकंड इज गवर्नमेंट रिजोल्यूशन, एंड थर्ड वन इज स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन। जो प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन है, ये एक प्राइवेट मेंबर लेकर आता है। इसकी बात हम कर चुके हैं। प्राइवेट मेंबर इज ए मेंबर हु इज अदर देन ए मिनिस्टर, और ये ऑल्टरनेट फ्राइडेज को ही अलाउ होता है इन आफ्टरनून सिटिंग। गवर्नमेंट रिजोल्यूशन एक मिनिस्टर लेकर आता है, और ये मंडे से थर्सडे तक किसी भी दिन आ सकता है। स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन ये या तो प्राइवेट मेंबर या फिर मिनिस्टर कोई भी कर सकता है। और यहाँ पे हम बात करते हैं प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो जितने भी रिजोल्यूशन होते हैं, ऑल कम इन द कैटेगरी ऑफ सब्सटेंसिव मोशन। लेकिन जितने भी मोशंस हैं, जरूरी नहीं कि वो सब्सटेंशिव हों। एंड द सेकंड इज, जितने भी रिजोल्यूशन आएंगे दे विल रिक्वायर वोटिंग ऑन इट, बट मोशंस के केस में ऐसा कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यूथ पार्लियामेंट की। तो यहाँ पे हम यंगर जनरेशन्स को बताते हैं कि कैसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं पार्लियामेंट में। ये मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग, और इनकरेज करते हैं स्टेट्स को कि इस टाइप की स्कीम्स वो लेकर आएं। ये स्टार्ट हुआ था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फोर्थ ऑल इंडिया विप कॉन्फ्रेंस। गाइस, बीच का कुछ कंपोनेंट है जो कि जिसकी ऑडियो नहीं आई, तो इसलिए हम इसको दोबारा से रिकॉर्ड कर रहे हैं। लगभग 7-8 मिनट के आसपास का है। तो यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पार्लियामेंट। तो देखो, द पॉइंट इज लेजिस्लेटिव नॉट एग्जीक्यूटिव। तो ये क्या प्रोसेस रहता है, तो देखो क्या है कि पहला पॉइंट आता है बिल, फिर उसके बाद बनता है एक्ट या फिर लॉ। जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं एक बिल को, किसी भी पॉइंट को इन फ्रंट ऑफ लेजिस्लेचर, जैसे कि लोकसभा में हमने इंट्रोड्यूस किया या राज्यसभा में किया, या फिर मतलब एक जगह पास हुआ दूसरी जगह जाया, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के पास आता है, प्रेसिडेंट का एसेंट मिलना होता है। तो जब ये 3 प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं, तब वो बनता है एक्ट। उससे पहले जब तक ये 3 प्रोसेसेस चल रहे हैं, तब तक वो बिल ही रहता है। आफ्टर द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इट बिकम्स एन एक्ट। तो हम बात कर लेते हैं बिल्स इन द पार्लियामेंट। तो 2 टाइप के बिल हैं। फर्स्ट वन इज पब्लिक बिल, सेकंड इज प्राइवेट बिल। पब्लिक बिल का मतलब है कि ये बिल्स गवर्नमेंट के हैं, गवर्नमेंट इज पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। ओके, एंड प्राइवेट बिल, दीज आर फ्रॉम नॉन मिनिस्टर्स। देखो, अभी हम बात कर लेते हैं कि जैसे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं,
कुछ तो होंगे रूलिंग पार्टी के, कुछ होंगे ओपोजिशन के। ठीक है, तो रूलिंग पार्टी में जो होंगे इनमें से कुछ होंगे मिनिस्टर्स और कुछ होंगे नॉन मिनिस्टर्स। ये जो मिनिस्टर्स हैं ये लेके आते हैं दिस पब्लिक बिल, गवर्नमेंट बिल जिसको बोलते हैं। और जो नॉन मिनिस्टर्स हैं या फिर ओपोजिशन है, इनके जो बिल्स आएंगे ये आएंगे हमारे प्राइवेट बिल्स। ये जो बिल लेके आ रहे हैं मिनिस्टर्स, मतलब इनके पास दो रोल हैं, एग्जीक्यूटिव भी और लेजिस्लेचर भी। ये जो बिल है प्राइवेट बिल्स, ये ले लाए जाते हैं ओनली लेजिस्लेटिव्स की। तो इनके पास पावर ज़्यादा रहेगी बिकॉज दे आर एग्जीक्यूटिव, दे आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। तो ऐसे मिनिस्टर्स को ये ऐसे बिल्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है मिनिस्टर्स के द्वारा। सेकंड, ये पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट की बात करते हैं। इनको अप्रूव करने में के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि ये देखो कि मिनिस्टर्स और नॉन मिनिस्टर्स रूलिंग पार्टी के ही ज़्यादा रहेंगे, इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की है। तो ये वोटिंग कैपेसिटी इनकी ज़्यादा है, तो ज़्यादा वोट मिलेंगे, तो इसको अप्रूव होने के लिए भी चांसेस ज़्यादा है। रिजेक्ट अगर हो जाता है इसका मतलब गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ेगा क्योंकि इनके पास इट मीन्स दे डू नॉट हैव द मेजोरिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज, यहाँ पे 7 दिन का नोटिस पीरियड देना होता है पहले ही जब ये बिल इंट्रोड्यूस करना हो। फिर ड्राफ्ट करने के लिए इनके पास एक अलग से कंसर्न डिपार्टमेंट होता है, इट विल ड्राफ्ट दैट इन द कंसल्टेशन विद द लॉ डिपार्टमेंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्राइवेट बिल। तो प्राइवेट बिल को और कोई भी मेंबर लेके आ सकता है पार्लियामेंट में अदर देन ए मिनिस्टर। सेकंड पॉइंट आता है कि ये मोस्टली ओपोजिशन पार्टी का स्टैंड बताते हैं ऑन पब्लिक मैटर्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यहाँ पे लेस चांसेस हैं टू गेट इट अप्रूव्ड। ऑल्सो जो इम्प्लीकेशन है अगर ये बिल रिजेक्ट हो गया तो इट डजेंट मीन कि पार्लियामेंट में कॉन्फिडेंस नहीं है बिकॉज मोस्टली ओपोजिशन द्वारा ही लाया जाता है। स्टिल अगर नॉन मिनिस्टर लेकर आ रहा है फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, स्टिल इट विल नॉट बी कंसिडर्ड कि भाई कॉन्फिडेंस नहीं है। नेक्स्ट, इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए 1 मंथ का नोटिस पीरियड चाहिए। वी हैव टू गिव 1 मंथ नोटिस, देन ओनली दिस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट पॉइंट कमिंग, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंबर है कि उसको ड्राफ्ट किया जाए, यहाँ पे कंसर्न डिपार्टमेंट ड्राफ्ट करा देता है, बट ये उस मेंबर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि कितनी कैटेगरीज हैं बिल्स की। सो देर आर 4 कैटेगरीज। वन इज ऑर्डिनरी बिल, देन मनी बिल, फाइनेंशियल बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। मनी बिल को पहले डिस्कस करते हैं। मनी बिल जैसे कि बजट, ये इस टाइप के बिल्स होते हैं जिनका प्राइमरी मोटिव जो है दैट इज रिलेटेड टू मनी। ओके, तो जैसे कि टैक्स रिलेटेड चीज़ें आ गई हैं, फिर जैसे टैक्सेशन है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, ऐसे। फिर फाइनेंशियल बिल में क्या होता है कि यहाँ पे मनी इन्वॉल्व तो है बट मनी इज नॉट द प्राइमरी फंक्शन, मनी इज सेकेंडरी, प्राइमरी कुछ और है, समथिंग एल्स। इसका क्या मतलब है? एक एग्जांपल देखो कि अगर आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में या किसी प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन के लिए जा रहे हैं तो आपको कुछ फीस देनी पड़ेगी। वो जो फीस है दैट, इसका मतलब क्या है कि मनी इन्वॉल्व है यहाँ पे। लेकिन जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है? टू गेन नॉलेज, आप नॉलेज के लिए कॉलेज में जा रहे हो। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं कि जहाँ पे मनी इन्वॉल्व तो है लेकिन जो मेन फंक्शन है उस बिल का दैट इज समथिंग एल्स, ऐसे बिल को हम फाइनेंशियल बिल बोलते हैं। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रोविजंस में अगर हमें कुछ चेंज करना है, कुछ ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ हटाना है या फिर कुछ ऑल्टर करना है, तो इन दैट सिनेरियो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया जाता है। एंड फोर्थ, जो इन तीनों में नहीं आता दैट इज कंसिडर्ड एज ऑर्डिनरी बिल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्डिनरी बिल से। ऑर्डिनरी बिल में 3 रीडिंग होती हैं पहले, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग। ये तीनों रीडिंग होती है फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस किसी में भी हो सकती है, चाहे लोकसभा या राज्यसभा। मान लो कि लोकसभा में बिल आया है तो ये 3 रीडिंग्स होंगी। उसके बाद ये सेकंड हाउस में जाएगा, वहां पे भी ये तीनों रीडिंग्स होंगी।
उसके बाद फाइनली प्रेसिडेंट का एसेंट के लिए जाएगा। तो ये प्रोसेस रहेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट रीडिंग की, कि फर्स्ट हाउस में जब बिल आया तो दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल, और यहाँ पे पब्लिकेशन इन द गेजेट रहेगा। उसके बाद ये किसी भी हाउस में हो सकता है, कोई भी मिनिस्टर या अदर मेंबर कोई भी इसको ला सकता है। यहाँ रीडिंग टाइटल्स और ऑब्जेक्टिव, इसको डिटेल में यहाँ पे हम नहीं देखते हैं, यहाँ कोई डिस्कशन नहीं होता, और ये पॉइंट हम देख चुके हैं, इट इज़ पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑफ इंडिया। नाउ इन द सेकंड रीडिंग यहाँ क्या होता है कि जनरल एंड डिटेल स्क्रूटिनी होती है बिल की, कि भाई ये फाइनल स्टेज तक कैसे पहुंचेगा, फाइनल शेप दी जाती है सेकंड रीडिंग में। इसके तीन सब स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज में जनरल डिस्कशन होता है, जो प्रिंटेड कॉपीज़ हैं सब मेंबर्स को बांट दी जाती हैं, और जो प्रिंसिपल है बिल का कि व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिल, वो डिस्कस किया जाता है। चार एक्शन लिए जाते हैं हाउस के द्वारा। व्हाट आर दीज? कि पहले तो ये कंसिडर करेंगे कि इसको इमीडिएटली अभी कंसिडर करना है या फिर किसी फ्यूचर डेट पे लेना है। फिर सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाता है। सेलेक्ट कमेटी मतलब एक हाउस की कमेटी होती है, वहाँ पे चेक करते हैं। ज्वाइंट कमेटी जहाँ पे दोनों हाउसेस की, और उसके बाद पब्लिक ओपिनियन के लिए बिल को सर्कुलेट किया जाता है। तो सेकंड हमारे पास आता है कमिटी स्टेज। तो यहाँ पे जो कमिटी है, जैसे कि सेलेक्ट कमेटी या फिर ज्वाइंट कमेटी, वो एग्जामिन करती हैं बिल को थोरोली, और इन डिटेल क्लोज बाय क्लोज वो देखती हैं कि इसमें कैसे क्या क्या है। और अगर कुछ अमेंडमेंट्स लगते हैं कुछ प्रोविजंस में, तो दे कैन ऑल्सो डू द अमेंडमेंट्स। लेकिन जो उसका प्रिंसिपल मीनिंग है, कि जो मेन वो बिल करना चाहता है, उसको चेंज नहीं कर सकते। फिर थर्ड पॉइंट आता है कंसिडरेशन स्टेज। यहाँ पे जो हमारा हाउस है, लोकसभा या राज्यसभा, वो कंसिडर करेगा प्रोविजंस को क्लोज बाय क्लोज, एक एक क्लोज को हम यहाँ पे चेक करेंगे, और ईच क्लोज इज डिस्कस्ड एंड वोटेड सेपरेटली। अगर मेंबर्स कुछ अमेंडमेंट्स लेकर आए हैं और अगर वो एक्सेप्ट हो जाती हैं, तो वो भी बिल का पार्ट बन जाएंगी। थर्ड स्टेज हमारे पास आती है, दैट इज रीडिंग, थर्ड रीडिंग। देखो यहाँ पे कोई भी अमेंडमेंट अलाउड नहीं है। ये कन्फाइंड है कि एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे इस बिल को। अगर मेजोरिटी मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग का क्या मतलब है, सिंपल मेजोरिटी, अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं बिल को, तो यहाँ माना जाता है दैट इट हैज़ बीन पास्ड बाय द हाउस। तो उस बिल को भेज दिया जाता है सेकंड हाउस में फॉर द कंसिडरेशन एंड अप्रूवल। तो अब अगर मान लो ये लोकसभा में था, तो ये सारी प्रोसीडिंग्स, तो इसके बाद जाएगा ये राज्यसभा में, अगर राज्यसभा में था तो जाएगा लोकसभा में। तो इसके बाद बिल आएगा सेकंड हाउस में, तो वहाँ पे जितने भी ये ऑल थ्री स्टेजेस हैं मेंशन्ड अबव, ये सारे के सारे स्टेजेस से वो जाएगा। तो इसके पास चार ऑल्टरनेटिव्स हैं सेकंड हाउस के पास। या तो वो बिना किसी अमेंडमेंट के बिल को, इस बिल को पास कर देगा। सेकंड, वो बिल को पास करेगा विद अमेंडमेंट्स, और फिर फर्स्ट हाउस जो था उसके पास भेज देगा फॉर रिकंसिडरेशन, कि मैंने ये कुछ अमेंडमेंट्स की हैं, तो आप इनको चेक कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि वो बिल को डायरेक्ट रिजेक्ट कर दे। इसके बाद है कि वो कोई भी एक्शन ना ले और बिल उसी के पास पेंडिंग रहे। तो अगर फर्स्ट हाउस उनकी अमेंडमेंट्स को मान लेता है, तो ये डायरेक्टली प्रेसिडेंट के पास चली जाएंगी टू गेट हिज एसेंट। फिर अगर फर्स्ट हाउस उसको रिजेक्ट कर देता है अमेंडमेंट्स को, तो और कोई भी एक्शन नहीं लेता सेकंड हाउस 6 महीने में, तो डेडलॉक की सिचुएशन आ जाएगी। इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट हाउस ने रिजेक्ट कर दी अमेंडमेंट्स जो कि सेकंड हाउस ने बोला था, और सेकंड हाउस ने 6 महीने के अंदर कोई भी एक्शन नहीं लिया, तो ऐसे सिचुएशन में डेडलॉक आ जाएगा, और जो प्रेसिडेंट हैं वो ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं। अब अगर बिल दोनों हाउसेज ने पास कर दिया है, तो फाइनली वो आएगा प्रेसिडेंट के पास उनका एसेंट के लिए। तो उनके पास भी तीन ऑल्टरनेटिव हैं। प्रेसिडेंट के पास एक और ऑप्शन है, टू विद होल्ड हिज एसेंट। इसका मतलब है कि वो रिजेक्ट कर रहे हैं इस बिल को, तो ये फिर कभी भी एक्ट नहीं बन पाएगा। इस पावर को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। लेकिन ये पावर एक प्रेसिडेंट खुद यूज नहीं कर सकता है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं कि आपको ये विद होल्ड करना है, इन दैट केस ओनली वो इसको विद होल्ड करेंगे। थर्ड पॉइंट आता है रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन।
लेकिन इन दिस सिनेरियो अगर उन्होंने बोला है कि भाई इसको रिकंसिडर करो और बिना कुछ चेंजेस किए दोनों हाउसेस पास करके प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं, तो इन दैट सिनेरियो प्रेसिडेंट को एसेंट देना ही होगा। ये जो रिटर्न करने वाली पावर है प्रेसिडेंट की, उसको हम बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। और एक और भी टाइप की वीटो होती है जिसको हम बोलते हैं पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो, इसका क्या मतलब है कि प्रेसिडेंट कोई एक्शन ले ही नहीं रहे हैं, वो बिल उनकी टेबल पे ही पड़ा है फॉर इंडेफिनिट पीरियड। कोई पूछ रहा है तो वो बोल देते हैं कि ओके आई विल लुक इनटू इट, बट ही इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन। एक क्वालिफाइड वीटो भी होती है बट इंडिया में वो अवेलेबल नहीं है, तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट। आफ्टर ऑर्डिनरी बिल अब बात कर लेते हैं मनी बिल की। मनी बिल में हम सिर्फ मनी रिलेटेड टॉपिक्स की ही बात करते हैं। मनी रिलेटेड मैटर्स जो हैं वो यहाँ पे देखे जाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल नंबर 110। देखो इसमें जो टॉपिक्स हैं कि देखो जो टैक्स से रिलेटेड है कि भाई इम्पोजिशन है, उसका एबोलिशन ऑफ टैक्स है, रेमिशन है, ऑल्ट्रेशन है, रेगुलेशन है। तो टैक्स से रिलेटेड जो मैटर्स हैं वो मनी बिल में आएंगे। सेकंड, अगर हमने कुछ बोरो किया है मनी बाय यूनियन गवर्नमेंट, तो वो भी इसी का पार्ट है। थर्ड पॉइंट आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या फिर कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। अगर इसमें पैसा आ रहा है या जा रहा है तो उन सब फंड्स के बारे में बात हो रही है। ये दोनों फंड और पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ये मोस्टली हम तीन टाइप के फंड्स की बात करते हैं। ये जब हम फंड्स कंप्लीट करेंगे तब इनको डिटेल में देखेंगे। अभी बस इतना जानिए कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो भी टैक्स रिलेटेड चीज़ें हैं, जो लोन्स हैं या फिर पीएसयू से अगर कुछ आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आती हैं। एंड कंटिजेंसी फंड बनता है किसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, इन फ्यूचर कुछ ऐसा हो जाए और हमें पैसों की ज़रूरत हो, तो फॉर दैट अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मतलब कि अगर हम पैसा निकाल रहे हैं फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, डिक्लेरेशन ऑफ एक्सपेंडिचर चार्जेस ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ये थर्ड टाइप का फंड है। या फिर कोई भी अगर मैटर इंसिडेंटल है, इन सब जो ऊपर के 6 पॉइंट्स हैं इनमें से। और यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं कि एक बिल को हम मनी बिल नहीं बोलेंगे अगर वो ये चीज़ें हैं, तो ये भी मनी रिलेटेड पॉइंट्स ही हैं बट दे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ मनी बिल। अगर कहीं पे कोई फाइन लग रहा है, कोई पेनल्टी है, दैट विल नॉट बी पार्ट ऑफ ए मनी बिल। फीस है, लाइसेंस और फीस फॉर सर्विसेज रेंडर्ड। अगर कोई टैक्स कोई लोकल अथॉरिटी या फिर कोई बॉडी फॉर लोकल पर्पजेज कर रही है, तो दैट ऑल्सो विल नॉट बी पार्ट ऑफ मनी बिल। देखो कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, ये डिसाइड करने की पावर स्पीकर की होती है। लोकसभा का स्पीकर जो है, उनका ही डिसीजन फाइनल रहेगा और उनका डिसीजन किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। ये इशू आया था जब आधार कार्ड आया, तो आधार कार्ड में बात हुई, जो ओपोजिशन ने बोला कि आधार कार्ड इज नॉट अ मनी बिल। वो बोल रहे थे कि आधार कार्ड का जो प्राइमरी फंक्शन है दैट इज टू गिव अ यूनिक आईडी, नॉट द बिल, नॉट द मनी। तो इसलिए मनी इज सेकेंडरी पॉइंट। बट स्पीकर सर ने बोला कि दैट इज अ मनी बिल, सो इट वाज इंक्लूडेड एज अ मनी बिल। उस पर हम कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते हैं। तो सरकार को क्या फ़ायदा है किसी भी बिल को मनी बिल बनाने का? तो देखो अगर मान लो कि एक नई गवर्नमेंट आई है, तो लोकसभा में तो उनकी मेजोरिटी है और उनको लगता है कि राज्यसभा में उनकी मेजोरिटी अभी नहीं है, क्योंकि राज्यसभा के इलेक्शंस अलग होते हैं। तो उनको लग रहा है कि राज्यसभा उस बिल को पास नहीं करेगा। इन दिस सिनेरियो अगर कोई मनी बिल आता है, तो मनी बिल के केस में लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है एज कंपेयर टू राज्यसभा। राज्यसभा मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकती है, तो इट इज़ ईजियर फॉर लोकसभा टू गेट ए बिल पास्ड इफ इट इज़ अ मनी बिल। इसलिए मनी बिल को सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है और यहाँ पे प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन होनी चाहिए। राज्यसभा इज ए गवर्नमेंट बिल एंड कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली बाय मिनिस्टर। ये यहाँ पे रॉन्गली मेंशन्ड है, इट्स नॉट राज्यसभा, इट इज़ मनी बिल। जो मनी बिल है दैट इज़ अ गवर्नमेंट बिल और उसको सिर्फ एक मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस कर सकता है।
नेक्स्ट इज राज्यसभा के पास रिजेक्ट या अमेंड करने का कोई ऑप्शन नहीं है, वो सिर्फ रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं बिल को विद इन द 14 डेज विद और विदाउट रिकमेंडेशंस। लेकिन लोकसभा उसको एक्सेप्ट करे रिजेक्ट करे इन रिकमेंडेशंस को, इट टोटली डिपेंड्स ऑन लोकसभा, उनके पास काफ़ी पावर है इन केस ऑफ मनी बिल। असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स, तो हमने चुन के भेजे एमएलएज, एमएलएज ने चुने हैं राज्यसभा के एमपीज, तो ये एक इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स हैं इन राज्यसभा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं फाइनेंशियल बिल पे। और जो ये आधार कार्ड वाला केस था, इसमें गवर्नमेंट ने बोला कि एज वी आर टेकिंग मनी आउट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, that is appropriation of money out of consolidated fund of India, so that is why this Aadhaar card is a money bill, but ये still debatable question है। देखो, अगर कोई ऐसा केस है कि जहाँ पे प्राइमरी मोटिव जो है दैट इज नॉट रिलेटेड टू मनी बट सेकेंडरी पॉइंट इज रिलेटेड टू मनी, और ये जो केस है यहाँ पे आर्टिकल 110 में जो मेंशन्ड है, जो हमने ऊपर बात की, दीज पॉइंट्स, अगर ये मैटर आ रहा है तो हम उस बिल को बोलते हैं दैट इज फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 या फिर कैटेगरी ए। और अगर ऐसा नहीं है तो हम उस बिल को बोलते हैं फाइनेंशियल बिल बट कैटेगरी बी और कैटेगरी 2। इन दोनों ही केसेस में मनी मैटर करता है। अगर आर्टिकल 110 में जो मेंशन्ड है उन पॉइंट्स पे तो आर्टिकल, तो कैटेगरी नंबर 1, नहीं तो कैटेगरी नंबर 2। तो चलो इन दोनों में क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या प्रोसेस रहता है, अब उसकी बात कर लेते हैं। सो फाइनेंशियल बिल कैटेगरी नंबर 1, अगर ये आर्टिकल नंबर 110 से रिलेटेड है, यहाँ पे राज्यसभा को पावर है कि वो रिजेक्ट कर सकते हैं या अमेंड कर सकते हैं बिल को। और यहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग का भी प्रोविजन है अगर डेडलॉक आ जाता है तो। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो असेंट दे सकते हैं, विद होल्ड कर सकते हैं या फिर रिटर्न कर सकते हैं फॉर रिकंसिडरेशन। और ये बिल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में नहीं। प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जरूरी है। बाकी सब पॉइंट्स में जो प्रोसेस ऑर्डिनरी बिल का होता है सिमिलर प्रोसेस ही यूज होगा यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल बिल कैटेगरी नंबर 2। यहाँ पे है कि एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया तो है, लेकिन जो मनी जो मनी रिलेटेड पॉइंट्स मेंशन्ड है आर्टिकल 110 में उनसे रिलेटेड नहीं है। ये रिजेक्ट या फिर अमेंड किया जा सकता है पार्लियामेंट के किसी भी हाउस द्वारा, लोकसभा राज्यसभा दोनों। ज्वाइंट सिटिंग होगी इन केस ऑफ डेडलॉक। प्रेसिडेंट के पास जो पावर है दैट इज टू गिव द असेंट, उसको रिजेक्ट कर सकते हैं या फिर रिटर्न कर सकते हैं फॉर रिकंसिडरेशन। यहाँ प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जरूरी नहीं है, हाँ कंसिडरेशन स्टेज पे है बट इंट्रोडक्शन की स्टेज पे नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि इसको ट्रीट किया जाता है एज एन ऑर्डिनरी बिल। अब ये बिल्स कंप्लीट करने के बाद अब हम बात कर लेते हैं ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस की। तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि लोकसभा और राज्यसभा ये एक बिल को लेके अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं और डेडलॉक लग गया है, दोनों एक दूसरे की बात मान नहीं रहे हैं। सो इन दैट सिनेरियो एक ज्वाइंट सिटिंग को बिठाया जाएगा। और वो कब कब हो सकता है, कौन से केसेस में? वो होगा ऑर्डिनरी बिल में, फाइनेंशियल बिल्स में। अगर हम बात करें मनी बिल, तो मनी बिल में नहीं हो पाएगा क्योंकि लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है। तो राज्यसभा जो कुछ भी बोले, अगर लोकसभा ने पास कर दिया तो ही मे लिसन टू द रिकमेंडेशंस ऑफ राज्यसभा और मे नॉट। और इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है कोई, इन दैट सिनेरियो कोई डेडलॉक लगेगा ही नहीं। लोकसभा राज्यसभा, अगर मान लो लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया, तो बिल केम टू एंड। सिमिलरली अगर पहले राज्यसभा ने पास किया है, लोकसभा ने रिजेक्ट कर दिया, देन ऑल्सो इट विल कम टू एन एंड। तो कोई डेडलॉक की सिचुएशन है ही नहीं। अभी ज्वाइंट सीटिंग की बात कर लेते हैं। इसको समन कौन करता है? प्रेसिडेंट। ये ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल्स पे लगता है, नॉट एप्लीकेबल टू मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्स, ये हम बात कर चुके हैं। देखो, अगर बिल ऑलरेडी लैप्स हो चुका है क्योंकि लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है, सो इन दैट सिनेरियो ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी। लेकिन
अगर मान लो प्रेसिडेंट ने नोटिफाई कर दिया था हिज इंटेंशन टू समन ए सिटिंग, लेकिन ज्वाइंट सिटिंग, सॉरी, लोकसभा बाद में डिसॉल्व हुई है, तो इन दैट सिनेरियो ज्वाइंट सिटिंग होगी। कोरम होना चाहिए 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द टू हाउसेस। देखो, कोरम का मतलब है मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेंथ विच इज रिक्वायर्ड फॉर दैट सिटिंग। तो अब गवर्न बाय, यहाँ पे रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा से होगा, नोट द राज्यसभा। मेजोरिटी क्या होगी? मेजोरिटी ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो लेकिन यहाँ पे ना लोकसभा के पास ज़्यादा पावर होती है, क्योंकि स्ट्रेंथ की बात करें तो लोकसभा की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, राज्यसभा की स्ट्रेंथ कम है। इन नॉर्मल सिनेरियोज कोई भी नई अमेंडमेंट नहीं दी जाएगी ड्यूरिंग द ज्वाइंट सिटिंग। अभी तक इंडिया में सिर्फ 3 ही बार ज्वाइंट सिटिंग बैठी है। डोरी प्रोहिबिशन बिल इन 1960, बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल 1977 एंड प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002। टॉकिंग नेक्स्ट की डेडलॉक की सिचुएशन कब आती है। डेडलॉक की सिचुएशन के लिए 3 सिचुएशन है कि एक ने तो पास कर दिया है बिल, एक हाउस ने, दूसरे हाउस ने 6 महीने से ज़्यादा टाइम में भी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है, या फिर दूसरे हाउस ने बिल को रिजेक्ट कर दिया है, या फिर दूसरे हाउस ने कुछ अमेंडमेंट्स भेजे थे, बट जो फर्स्ट हाउस है उसने डिसएग्रीमेंट दिया है कि वो उन अमेंडमेंट्स को नहीं मानेंगे। इन दीज 3 सिचुएशंस डेडलॉक की सिचुएशन आएगी। तो कौन प्रिजाइड करेगा ऐसे केस में? राज्यसभा के चेयरमैन जो हैं, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट, वो प्रिजाइड नहीं करेंगे ज्वाइंट सेशन को। तो जो हायरार्की होती है वो ये है, फर्स्ट प्रायोरिटी इज स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, लेकिन अगर वो भी नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, अगर वो भी नहीं है तो कोई ऐसा बंदा दैट मे बी डिटरमाइंड बाय द मेंबर्स प्रेजेंट एट द ज्वाइंट सिटिंग, बट नेवर द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो अब हमने 2 टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं, और आज का थर्ड टॉपिक दैट इज बजट इन पार्लियामेंट, इसकी बात करेंगे। बजट कहाँ पे मेंशन है? बजट मेंशन है आर्टिकल नंबर 112 में। तो बजट दैट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो बताती है एस्टिमेटेड रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक फाइनेंशियल ईयर में। और ये फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल एंड एंड्स टू 31 मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर। फॉलोइंग ईयर मीन्स जो आने वाला साल है। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि जो टर्म बजट है वो कहीं पे भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरा, 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेलवे बजट और जनरल बजट को मर्ज कर दिया था। पहले क्या होता था कि रेलवे बजट अलग आता था, जनरल बजट अलग आता था। ऐसा इसलिए होता था कि रेलवे बजट भी काफ़ी बड़ा बजट बनता था, इसलिए इनको सेपरेट रखते थे, बट अभी ऐसी ज़रूरत नहीं थी। रेलवे बजट को सेपरेट किया गया था जनरल बजट से 1924 में। रिकमेंडेशन किसकी थी? एक्वर्थ कमेटी रिपोर्ट ऑफ 1921। तो बजट में होता क्या क्या है? एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स, मतलब कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है। एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, कि खर्चा कहाँ कहाँ हो रहा है। वेज एंड मीन्स टू रेज द रेवेन्यू। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द कमिंग ईयर, हमारी क्या क्या पॉलिसीज रहेंगी। फिर आता है डिटेल ऑफ द एक्चुअल रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर एंड रिजर्व रीजन फॉर एनी डेफिसिट और सरप्लस इन दैट ईयर। जो पिछले साल में जो रिसीट एंड एक्सपेंडिचर थे उनकी डिटेल्स भी हम देते हैं, और जो एस्टिमेटेड था उससे अगर कुछ कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, तो उसका रीज़न भी प्रोवाइड किया जाता है। तो अभी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं बजट के रिगार्डिंग। देखो, जो प्रेसिडेंट है हर साल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी कि जो पार्लियामेंट है उनको बताएं कि भाई एक्सपेंडिचर एंड रिसीट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो क्या है। देखो, ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रेसिडेंट जो है ही इज़ नॉमिनल हेड ऑफ इंडिया, तो इसीलिए वो एग्जीक्यूटिव हेड बनते हैं। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट इज़ लेजिस्लेचर। तो वो बताते हैं कि भाई हमने कहाँ क्या खर्चा किया। वैसे बिल को प्रेजेंट करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। यहाँ पे डिमांड फॉर ग्रांट्स को तभी लाया जाएगा जब रिकमेंडेशन होगी प्रेसिडेंट की।
और मनी को तभी निकाला जा सकता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जब अप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ रहेगी। तो अब देखो कि ये जो पावर है ना, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, इसमें से पैसे निकालने की पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास है, लेजिस्लेचर के पास है। तो इसीलिए यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट काम करेगी, एंड गवर्नमेंट इज पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, तो उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी किनसे? लेजिस्लेचर से, दैट इज फ्रॉम द पार्लियामेंट। और लास्ट ईयर का हिसाब किताब भी देना पड़ेगा। तो ये बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होगा, बीइंग इट ए मनी बिल। कोई भी टैक्स नहीं लिया जा सकता एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। और पार्लियामेंट कैन रिड्यूस और एबोलिश टैक्स, वो कम कर सकती हैं, एबोलिश कर सकती हैं, लेकिन टैक्स को बढ़ा नहीं सकती। और एक मनी बिल या फाइनेंस बिल है, वो डील करता है विद टैक्सेशन, दैट एंड इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा। ये सिर्फ लोकसभा में ही आएगा, हम बात कर चुके हैं। राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं होती वोट करने में फॉर द डिमांड फॉर ग्रांट्स। राज्यसभा को विद इन 14 डेज वापस भेजना होता है फाइनेंस बिल या मनी बिल। देखो यहाँ पे ये देखना, दिस इज नॉट ए फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल जो ऊपर पड़ा था दैट इज डिफरेंट, दिस इज ए फाइनेंस बिल। देखो इन पॉइंट्स को समझने के लिए ना हम एक पॉइंट बनाते हैं। जैसे कि ये है हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें तो आएंगी, ठीक है, और कुछ, ये मान लो ये पैसा यहाँ से निकल रहा है, ओके। तो जो पैसा यहाँ पे आ रहा है, तो उन चीज़ों को बताने के लिए हमारे पास होता है फाइनेंस बिल, ठीक है। और जो पैसा यहाँ से जा रहा है, मतलब जो एक्सपेंडिचर कर रही है सरकार, कुछ काम कर रही है जिसमें पैसा लग रहा है, तो उसको हम बोल देते हैं अप्रोप्रिएशन बिल। तो ये फाइनेंस बिल हमारा फाइनेंशियल बिल नहीं है। और यहाँ पे एक चीज़ ये देखनी है कि फाइनेंस बिल में ना जो गवर्नमेंट है, दैट इज एग्जीक्यूटिव, वो परमिशन लेता है फ्रॉम पार्लियामेंट, दैट इज लेजिस्लेटिव, कि हम जो टैक्स कलेक्ट करेंगे वो किस रेट पे करेंगे, कैसे करेंगे। सेकेंडली, अप्रोप्रिएशन बिल के लिए डिमांड फॉर ग्रांट्स हम बनाएंगे। जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं उनके जो रिलेवेंट डीआरएससी हैं, डीआरएससी का मतलब है डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, तो वहाँ पे ये डिमांड फॉर ग्रांट्स जाएंगी और वो डिसाइड करेंगे कि भाई ये बिल ठीक है या नहीं है, जो भी हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो एक्सपेंडिचर ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बजट है वो डिस्टिंग्विश करेगा एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट फ्रॉम अदर एक्सपेंडिचर्स को। फिर हम बात कर लेते हैं कि एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखो क्या होते हैं एक्सपेंडिचर चार्ज, इनकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। जैसे सैलरीज है ऑफ प्रेसिडेंट और बाकी सब, तो ऐसे ये चीज़ें तो हमें देनी ही होंगी। तो इन सब के ऊपर बात तो होगी, लेकिन इन सब के ऊपर वोट नहीं होगी। वी कैन डिस्कस दैट इन पार्लियामेंट, बट उन पे वोट नहीं होगी कि ये देनी है या नहीं, भाई ये तो देनी ही है। तो चार्ज एक्सपेंडिचर को देखें तो एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इस पे वोट नहीं होती है। लेकिन एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यहाँ पे वोटिंग होती है। नेक्स्ट आता है लिस्ट ऑफ चार्ज एक्सपेंडिचर। तो ये emoluments and allowances of president, salaries allowances of chairman, डिप्टी सीएम of राज्यसभा एंड स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। फिर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जो सैलरीज हैं, पेंशन ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट है, सैलरीज पेंशन ऑफ सीएजी, तो इस टाइप से यूपीएससी से रिलेटेड। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो ये सब चीज़ें तो चलेंगी, इनके ऊपर कोई वोटिंग नहीं होगी। कोई भी डेट चार्जेस हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइबल है उनको पे करने के लिए, और ऐसे ही। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि भाई स्टेजेस क्या क्या होंगी। सबसे पहले तो बिल प्रेजेंट किया जाएगा, लोकसभा को ही प्रेजेंट किया जाता है, एंड इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। 1 फरवरी को बिल आता है। ये 2 और मोर पार्ट्स में प्रेजेंट किया जा सकता है, इस पे कोई भी डिस्कशन नहीं होता।
जिस दिन इसको प्रेजेंट किया जाता है। जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो प्रेजेंट करते हैं बजट को, इनको, और वो स्पीच देते हैं, उसको बोलते हैं बजट स्पीच। स्पीच के बाद बजट को राज्यसभा में भी प्रेजेंट किया जाता है, वहाँ पे सिर्फ डिस्कशन होता है, उनके पास कोई वोट करने की पावर नहीं है। और हमारे पास इकोनॉमिक सर्वे आता है, वो कब आता है? जस्ट ए डे बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट। मोस्टली वो एक दिन पहले ही आता है, वैसे कुछ दिन पहले भी आ सकता है। तो बजट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं? फर्स्ट इज बजट की स्पीच है, सेकंड इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर डिमांड फॉर ग्रांट्स एंड अप्रोप्रिएशन बिल, और है फाइनेंस बिल, फिर स्टेटमेंट्स मैंडेटरी अंडर द एफआरबीएमए एक्ट। देखो एफआरबीएम एक्ट जो है ये आया था 2003 में। इसकी फुल फॉर्म क्या है? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। तो इसमें क्या है ना कि ये एक्ट बना था कि जो हमारी स्टेबिलिटी है ना, जो हमारे फाइनेंशियल कंडीशन है, उसको लॉन्ग टर्म के लिए हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कुछ पैरामीटर्स बनाए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स और दी जाती हैं। दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजिस्ट स्टेटमेंट एंड मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट। तो इनके अंदर इंक्लूड किया जाता है कि हमारी जो फिस्कल सिचुएशंस है वो कैसी हैं। फिर हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर बजट की, रिसिप्ट्स बजट, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल, मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द प्रोविजंस इन द फाइनेंस बिल, बजट एट ए ग्लैंस एंड आउटकम बजट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए जाते हैं ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है जनरल डिस्कशन। यहाँ पे ये बिगिन करता है ए फ्यू डेज आफ्टर द प्रेजेंटेशन। ये दोनों हाउसेज में होता है और लगभग 3-4 दिन तक चलता है। यहाँ पे नो कट मोशन कैन बी मूव्ड। यहाँ पे इन मोशंस की हम बात करेंगे। जो कट मोशंस है ना, ये आते हैं जबकि डीआरएससीज की जो हमने पहले भी बात की थी, अभी भी आएगा, जब वहाँ के बाद, जब वहाँ पे पूरा देख लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज प्रेजेंट इन द बजट, उसके बाद ही हम कट मोशंस लेकर आते हैं। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो रिप्लाई करते हैं एट द एंड ऑफ द डिस्कशन। क्योंकि देखो अभी मोटी मोटी चीज़ें पता है, डिटेल में बजट को नहीं देखा गया है, तो इन दैट सिनेरियो हम कट मोशंस अभी नहीं ला पाएंगे। थर्ड पॉइंट आता है स्क्रूटिनी बाय द डिपार्टमेंटल कमेटीज। देखो जो हाउसेज हैं वो अर्जेंट हो जाते हैं 3-4 हफ्ते के लिए, और इसी गैप में 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज बनती हैं, और ये एग्जामिन करती हैं डिटेल में इस बजट को। और यहाँ पे जो मतलब जो डिमांड फॉर ग्रांट्स हैं उनको, मतलब जिस भी डिपार्टमेंट से डिमांड की गई है वो डिपार्टमेंट चेक करता है कि वेदर वी शुड गिव इट और नॉट, और वो उसकी एक पूरी रिपोर्ट तैयार करते हैं। फिर इसके बाद ये रिपोर्ट सबमिट होती हैं दोनों हाउसेज में कंसिडरेशन के लिए। जो कमेटी है दे मेक पार्लियामेंट्री फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर द मिनिस्ट्रीज। डिटेल में भाई इन डेप्थ वो चेक करते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट की। तो लोकसभा में वोटिंग होती है फॉर डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। तो डिमांड्स जो हैं दे आर प्रेजेंटेड मिनिस्ट्री वाइज, और वहाँ पे वोटिंग होती है बाय लोकसभा। हर डिमांड की अलग से वोटिंग होगी। डिमांड ग्रांट बन जाएगी अगर वो ड्यूली वोट हो चुकी है। तो डिमांड फॉर ग्रांट इज द एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस ऑफ द लोकसभा, यहाँ पे राज्यसभा के लिए नहीं है। वोटिंग जो कन्फाइंड है टू द वोटेबल पार्ट ऑफ द बजट, तो सबके लिए वोटिंग नहीं होती है। जैसे कि हमने बात की एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसको सिर्फ हम डिस्कस कर सकते हैं, इस पर कोई भी वोटिंग नहीं होगी। एमपीज जो हैं, एमपीज कैन ऑल्सो मूव मोशंस टू रिड्यूस एनी डिमांड फॉर ग्रांट, इसको हम बोलते हैं कट मोशन। तो जो मोशंस हैं कट मोशंस, ये 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है पॉलिटी कट मोशन, दूसरा होता है इकोनॉमी कट मोशन, और तीसरा होता है टोकन कट मोशन। पॉलिटी कट मोशन में क्या होता है? पॉलिसी कट मोशन का मतलब है कि जो कंप्लीट डिमांड है ना वो ही हम नहीं मान रहे हैं, तो उसका जो रेट है, वो अमाउंट वो 1 रुपया कर देते हैं कि भाई इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। यहाँ पे मेंबर्स कैन ऑल्सो एडवोकेट फॉर एन ऑल्टरनेटिव पॉलिसी। तो कंप्लीट डिसअप्रूवल होता है पॉलिसी का।
दोबारा सेकंड पॉइंट हम बात कर लेते हैं, दैट इज इकोनॉमी कट मोशन। इकोनॉमी कट मोशन में क्या है, यहाँ पे हम बात करते हैं कि भाई जो अमाउंट है ना उसको थोड़ा कम किया जाए। तो यहाँ पे हम ये नहीं बोलते कि ये जो कंप्लीट पॉलिसी ही खराब है, बट अमाउंट जितना मांगा जा रहा है वो ठीक नहीं है, या तो किसी दूसरे जो पॉलिसीज हैं कि भाई वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है, इस पे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लाइक दिस। थर्ड होता है टोकन कट अमाउंट। तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक ग्रीवांस के लिए ही टोकन कट मोशन लाया जाता है। तो ये क्या है ना कि अगर ये पास हो गया तो जो अमाउंट था उसको 100 रुपये से घटा देते हैं, तो ऐसा कुछ चेंज नहीं आता है, बट इट इज़ जस्ट टू मेक सम स्पेसिफिक ग्रीवांस ऑन दैट। तो अब हम बात कर लेते हैं कि भाई सिग्निफिकेंस क्या है कट मोशन की। सबसे बड़ी बात ये है कि जो लेजिस्लेटिव है वो अपना कंट्रोल दिखाते हैं ओवर एग्जीक्यूटिव्स। विच कंट्रोल? फाइनेंशियल कंट्रोल। यहाँ बात की गई है कि भाई कंसर्न डिस्कशन होता है ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट। ये एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए है, जो हम बात कर चुके हैं कि भाई लेजिस्लेटिव का कंट्रोल है। देखो, अगर जो ये फर्स्ट मोशन है दैट इज पॉलिसी कट मोशन, ये मोस्टली लाया जाता है ओपोजिशन के द्वारा। तो अगर ये पास हो गया इसका मतलब है गवर्नमेंट इज इन डेंजर, तो शायद गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़े, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ सकता है। तो यही यहाँ पे बात की हुई है, बट नॉट इन द केस ऑफ दीज टू मोशंस, दैट इज इकोनॉमी कट मोशन एंड टोकन कट मोशन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं गिलेटिन मेथड की। तो क्या है ना कि देखो, बजट में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं या हर चीज़ पे हम वोटिंग ले सकते हैं। तो हम मोस्टली जो टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उनके ऊपर अलग से डिस्कशंस एंड अलग से वोटिंग होती है। बाकी सबकी एक साथ वोटिंग होती है कि जिसमें तो बाकी जितने भी, मतलब जस्ट टेक एन एग्जांपल कि लगभग 20% जो हमारे डिमांड फॉर ग्रांट्स है ना, उनको तो अलग से वोटिंग होती है। तो जो 80% बचता है तो उनको क्लब करके एक ही साथ पूछ लिया जाता है, यस और नो, तो भाई आर यू हैप्पी और नॉट। तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं ब्यूलेटिन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं द कंडीशंस फॉर कट मोशन। देखो, ये होता है किसी एक डिमांड से रिलेटेड ही। तो यहाँ पे क्लियरली एक्सप्रेस्ड एंड शुड नॉट कंटेन आर्ग्यूमेंट्स और डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स नहीं होनी चाहिए, कन्फाइंड टू वन स्पेसिफिक मैटर्स ही रहेगा। तो ये डिटेल आप देख सकते हैं, इतनी ये ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल की। अप्रोप्रिएशन बिल में क्या मेंशन होता है हम बात कर चुके हैं, दैट इज यस एक्सपेंडिचर, जो खर्चा करने वाले हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि कोई भी पैसा विड्रॉ नहीं किया जा सकता फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर द अप्रोप्रिएशन मेड बाय द लॉ। ओके, अप्रोप्रिएशन बिल जो है ये इंट्रोड्यूस किया जाता है और बताया जाता है कि ऑल द मनी, these conditions have to be met, that is grant voted by the Lok Sabha, expenditure charged on the consolidated fund of India। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो अप्रोप्रिएशन बिल है, ये अप्रोप्रिएशन एक्ट कब बन जाता है? आफ्टर द असेंट प्रोवाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। इसे टाइम लगता है, लगभग टिल ऑफ अप्रैल तक ही कंप्लीट हो पाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज वोट ऑन अकाउंट। तो देखो, वोट ऑन अकाउंट का क्या मतलब है कि अभी हम बिल लेके आए हैं जैसे फरवरी में, और ये अप्रैल एंड में जाके ये बिल पास होगा। तो हम क्या करते हैं कि मोस्टली 2 मंथ्स के लिए वोट ऑन अकाउंट करते हैं, 2 मंथ्स एंड अमाउंट इक्विवेलेंट टू 1/6 ऑफ द टोटल एस्टिमेशन। क्योंकि 1/6 हो गया ना, तो जो एस्टिमेट है ना हम पहले ही 2 महीने का निकाल देते हैं कि भाई, क्योंकि कुछ तो टाइम लगेगा, क्योंकि 1 अप्रैल से पहले तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पास द बिल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पासिंग ऑफ द फाइनेंस बिल। देखो, फाइनेंस बिल में क्या है ना, हम डिस्कस करते हैं कि कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के पास। सो इट इज़ इंट्रोड्यूस टू गिव इफेक्ट टू द फाइनेंशियल प्रपोजल्स। यहाँ पे इट इज सब्जेक्ट टू ऑल द कंडीशंस एप्लीकेबल टू मनी बिल। तो अनलाइक द अप्रोप्रिएशन बिल, जो अमेंडमेंट्स हैं सीकिंग टू रिजेक्ट और रिड्यूस द टैक्स, दैट कैन बी मूव्ड इन केस ऑफ फाइनेंस बिल।
वो अप्रोप्रिएशन बिल में नहीं होते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एक्ट 1931, जो फाइनेंस बिल है ना, दैट मस्ट बी इनेक्टेड, दैट इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन 75 डेज. उसको एसेंट भी मिल जाना चाहिए, तो पूरे प्रोसेस को 75 डेज में कंप्लीट करना होगा. जो फाइनेंस एक्ट है वो लेजिस्लेट करता है इनकम साइड है जो बजट की, और ये हम बात कर चुके हैं. और जो एक्सपेंडिचर है वो हमारा आता है अप्रोप्रिएशन बिल में. तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं जो दूसरी ग्रांट्स हैं. देखो, सप्लीमेंट्री ग्रांट का क्या मतलब है कि हम दोबारा से ग्रांट मांग रहे हैं कि ये लग रहा है कि जो ग्रांट पहले मांगी थी वो इनसफिशिएंट है उस साल के लिए. तो मतलब ये सिर्फ एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए ही मांगी जाती है कि भाई ये काम करने के लिए हमें इतना पैसा कम पड़ रहा है तो हमें और चाहिए. फिर आता है एडिशनल ग्रांट. अगर कोई नई सर्विस आ गई है जो कि पहले हमने बात की ही नहीं थी, सो इन दैट केस हमें एक एडिशनल ग्रांट चाहिए. नेक्स्ट इज एक्सेस ग्रांट. तो यहाँ पे फिर वही बात है कि भाई एक्सेस में अमाउंट ग्रांट हो चुका है, उतने की ज़रूरत नहीं थी. यहाँ पे वोटेड बाय द लोकसभा आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर होता है. मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वोट ऑफ क्रेडिट की. वैसे तो इंडिया में कभी वोट ऑन क्रेडिट यूज़ होता नहीं है, बट क्या है ना कि कई बार हम ये नहीं बता सकते कि इस चीज़ में कितना पैसा लगेगा, तो अनएक्सपेक्टेड डिमांड होती है, तो उसको हम वोट ऑफ क्रेडिट बोलते हैं. फिर एक्सेप्शनल ग्रांट आती है कि किसी स्पेशल पर्पस के लिए अगर हम मांग रहे हैं तो. फिर टोकन ग्रांट है, ग्रांटेड व्हेन फंड्स टू मीट द प्रपोजल. देखो, अगर नई सर्विस कोई बनानी है, कैन बी मेड अवेलेबल बाय रीअप्रोप्रिएशन. तो नेक्स्ट हमारे पास है टोकन ग्रांट. अगर हम रीअप्रोप्रिएशन के थ्रू नई सर्विस के लिए ग्रांट दे रहे हैं तो उस चीज़ को बोलेंगे टोकन ग्रांट. तो अब हम बात कर लेते हैं फंड्स रिलेटेड. तो हमारे पास तीन टाइप के फंड होते हैं. फर्स्ट वन इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 266 में मेंशन है. सेकंड इज पब्लिक अकाउंट इंडिया, ये भी आर्टिकल 266 में ही मेंशन है. और थर्ड आता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये मेंशन है 267 में. चलिए तो इसकी बात करते हैं. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो दिस इज द फंड ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जो भी लोन रेज करती है गवर्नमेंट बाय इशू ऑफ ट्रेजरी बिल, लोन, वेज एंड मीन्स ऑफ एडवांसेस, all money received by the government in repayment of loan from the consolidated fund of India forms the consolidated fund of India. देखो, ये होता है सबसे बड़ा फंड. दिस इज द लार्जेस्ट फंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है जो भी लीगली ऑथराइज्ड पेमेंट्स हैं ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो यहाँ से होती हैं. लास्ट पॉइंट तो यही है कि पार्लियामेंट लॉ के अगेंस्ट हम कोई भी मनी यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं. फिर सेकंड आता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया. एक बार इसको मोटा मोटा देख लेते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को. देखो, एक चीज़ तो आ गई कि भाई टैक्स जो भी हमारे पास आ रहे हैं. दूसरा, अगर लोन से हमने पैसा लिया है वो यहाँ पे आ जाता है. और जो इनकम हो रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो यहाँ से आ जाती है. इनकम एज इन जैसे कि PSU से, रेलवे. और अगर लोन की बात करें तो जैसे जो भी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ से अगर हम ले रहे हैं, या फिर इंटरनली ही हम ले रहे हैं थ्रू द ट्रेजरी बिल और इस टाइप से, या फिर जो भी टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया. ये भी आर्टिकल 266 में ही मेंशन है. यहाँ पे है कि ऑल अदर पब्लिक मनी अदर देन दोज विच आर मेंशन्ड इन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. इसमें क्या क्या आ जाते हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड का डिपॉजिट आ गया, जुडिशियल डिपॉजिट आ गया, सेविंग बैंक्स का जो डिपॉजिट है, डिपार्टमेंटल डिपॉजिट है अलग अलग, ये रेमिटेंसेस हैं. तो ये जो है इट इज़ ऑपरेटेड बाय द एग्जीक्यूटिव एक्शन. यहाँ पे आपको परमिशन नहीं चाहिए लेजिस्लेचर की. तो दैट इज द पेमेंट फ्रॉम दिस अकाउंट कैन मेड विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रोप्रिएशन, कि हमें पार्लियामेंट से परमिशन की जरूरत नहीं है. दिस इज ऑपरेटेड बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन, इसको ध्यान रखना. बट जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है इसके लिए हमें पार्लियामेंट की परमिशन की जरूरत है. तो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, सच पेमेंट्स आर मोस्टली इन द नेचर ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स.
ये ऐसे रहती हैं। थर्ड हम बात कर लेते हैं कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया की। तो अमाउंट डिटरमाइंड बाय द लॉ आर पेड फॉर फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो देखो क्या है ना कि ये कुछ ऐसा है कि भाई अनफोर्सिन सिचुएशन है, कि हमें नहीं पता कि कैसी क्या सिचुएशन है, कि जैसे कोविड का टाइम था कि उसमें काफ़ी सारे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे सिचुएशन के लिए हमारे पास होता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये भी ऑपरेटेड बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन है। इट इज़ हेल्ड बाय द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। इस फंड की एक मैक्सिमम लिमिट है, दैट इज ₹500 करोड़। एंड दिस फंड इज नॉट मेंशन इन आर्टिकल 267, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेजिस्लेचर की हेल्प से ऐसे फंड को बनाया जा सकता है। जबकि अगर हम बात करें पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की, तो ये दोनों में कोई भी अपर लिमिट नहीं है, इसमें कितना भी पैसा डिपॉजिट हो सकता है। फिर हम पहले ही बात कर चुके हैं चार्ज फंड की, और एक और आता है दैट इज रिलीफ फंड। ये अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा है, क्योंकि रिलीफ फंड होता है जैसे कि पीएम रिलीफ फंड था ड्यूरिंग कोविड टाइम जो लेके आए थे। तो उस टाइम पे भी बात चल रही थी व्हेन वी ऑलरेडी हैव दिस कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, तो व्हाई डू वी नीड अ न्यू रिलीफ फंड। बट मे बी ड्यू टू द अपर लिमिट और सम अदर इश्यूज वर देयर, सो लेकिन हम एक नया फंड लेके आए थे, रिलीफ फंड, पीएम रिलीफ फंड। तो ऐसे ही हम और भी फंड्स लेकर आ सकते हैं। यहाँ पे जो पैसा आता है दैट इज़ वॉलंटेरिली आता है, हम पब्लिक से भी पैसा उठा सकते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ फंड्स आर ऑडिटेड ऑल्सो। सो दोस्तों, ये आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वी विल ट्राई टू गिव द आंसर। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।